हेलो हाय नमस्कार मेरे सभी भाइयों को सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक समकालीन भारत 2। उसका जो पहला चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम निकट आ गई है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसके अंदर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो लिए गए हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। हर लेसन को एक टॉपिक्स की तरह से ताकि आपको याद करवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सको। और ये प्योर एनसीईआरटी की बुक है। इसका फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। देखो, सबसे पहले मैं संसाधन की डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन होता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है वह एक संसाधन है। जैसे कि हमारे पर्यावरण है, हमारे चारों आसपास हमारे जो आसपास का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो सभी चीजें, जल हो गई, हवा हो गई, खनिज हो गए, मृदा हो गई, वायु हो गई, ये सभी क्या है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो कहलाती है संसाधन। संसाधनों का वर्गीकरण मैं आपको बताता हूं। आई होप आपको संसाधन समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे हम उन्हें ही संसाधन कहते हैं। आगे बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। देखो, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। देखो, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। उसी प्रकार जो मानवीय संसाधन है उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, संरचनाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा और इस क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम पार्ट में से, प्रत्येक पार्ट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब की बार 2023 में 10th बोर्ड में। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। देखो, नवीनीकरण योग्य जो संसाधन हैं उनके दो प्रकार हैं। पहला है सतत, जैसे पवन और जल, ये क्या है, सतत नवीनीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद देखते हैं जैव जो संसाधन हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन हो गया, वन्य जीव जिनमें पशु पक्षी आ गए। उसके बाद जो अनवीनीकरण योग्य है, प्राकृतिक जो संसाधन है उसके दो भाग हो गए, नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण योग्य। अब अनवीनीकरण योग्य है वो दो भागों में डिवाइड है, पुनः चक्रीय संसाधन और चक्रीय संसाधन। जैसे पुनः चक्रीय संसाधन कौन से हो गए, धातु, और अचक्रीय संसाधन जीवाश्म ईंधन। इसी प्रकार अपन आगे बढ़े तो आगे आपका टॉपिक आता है संसाधनों के प्रकार। जी हाँ, कि संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार हैं। तो देखिए, पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैव और अजैव। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा आपको कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकारों का विवरण दीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले उत्पत्ति के आधार पर टॉपिक लगाओगे, उसके बाद लिखोगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन मैं आपको बता दूं कि जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवमंडल, जो हमारे जो जीवमंडल है और इसमें जीवन व्याप्त है। जी हाँ, जो जैव जो संसाधन है वो क्या होते हैं कि जो संसाधन हमें जीवमंडल से या इनमें जीवन व्याप्त है उनसे प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, मतलब जिनमें जीवन है, जो जीवमंडल का हिस्सा है और जिनमें जीने की योग्यता है, जो जीता है, सजीव है, उसे क्या कहेंगे, जैव संसाधन।
उसके बाद जो अजैव संसाधन हैं उनमें क्या रखेंगे अपन, निर्जीव वस्तुओं को। तो आप एक याद रख लेना इसको, कैसे याद रखोगे कि जीव में क्या आएंगे, सजीव, और अजैव में निर्जीव। अब निर्जीव में कौन कौन से आ गए, चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, ये हो गई। तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि जैव किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं। उसके बाद समाप्यता के आधार पर, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। देखो, नवीनीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दो प्रकार होते हैं समाप्यता के आधार पर, नवीनीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तो मैं आपको बता दूं कि नवीनीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य क्या होते हैं। तो पहला है, नवीकरण जो योग्य हैं वे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके। वे संसाधन जो वापस पुनः, चाहे भौतिक प्रक्रिया के द्वारा चाहे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, वे कौन से संसाधन हो गए, नवीनीकरण योग्य। यहां पर नव मतलब दूसरा निर्मित करना, यहाँ पे नव मतलब नया, करण मतलब नया का निर्माण करना, वापस जो कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसको वापस नया करना, वो क्या हो गया, नवीकरण। मतलब ये वो हो गया कि कोई भी वे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत कर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे अपन, नवीनीकरण योग्य संसाधन। अब जैसे इसमें क्या क्या हो गए, इनमें हो गई सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल हो गया, वन हो गया, वन्य जीवन, ये जो सब हैं वो किस में आएंगे, नवीकरण योग्य संसाधनों में। अब बात करने वाले हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। अब अनवीकरण योग्य संसाधनों की आपको पता होगा, इससे ही चल गया होगा कि जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके वो हो गए नवीनीकरण योग्य, और जिन्हें वापस एक बार उपयोग कर लिया जाए और बाद में उसे प्राप्त नहीं किया जा सके तो वो क्या हो गया, अनवीकरण योग्य संसाधन। जैसे क्या हो गए, इनमें खनिज हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो देखिए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एक बार आप व्हीकल में डाल दोगे तो इसको क्या रिड्यूस कर पाओगे, ये धुआं में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको क्या वापस पेट्रोल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये क्या हो गया, अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको एक प्रकार से देखो, व्यक्तिगत मतलब खुद का, पर्सनल हो गया। व्यक्तिगत का मतलब वे संसाधन जो खुद के व्यक्ति के हों, वो संसाधन व्यक्ति के काम आए। समुदाय मतलब एक समुदाय के कोई संस्था है उसके काम आए। राष्ट्रीय का मतलब हो गया एक राष्ट्र के काम आए। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा राष्ट्रों के काम आए वो संसाधन। तो आपको आई होप ये पता हो गया होगा कि स्वामित्व के आधार पर कि इनका वर्गीकरण व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वे संसाधन जिनका प्रयोग देखो व्यक्ति के लिए किया जाए, व्यक्तिगत समुदाय के लिए किया जाए तो सामुदायिक, राष्ट्र के लिए किया जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक से ज्यादा देशों के लिए जो संसाधनों का उपयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। देखो विकास के स्तर के आधार पर ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बार इसका क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस जो पार्ट है अपना संसाधन एवं विकास समकालीन भारत 2 NCERT 10th की बुक है, उसका लेसन है संसाधन एवं विकास। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में से वो कौन कौन से वो बताने वाला हूं लास्ट में। देखो पहला जो है, लास्ट वाला जो है संसाधन के प्रकार, चौथा विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संभावी हो गया, विकसित भंडार और संचित कोष। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो संभावी संसाधन क्या होते हैं, अच्छे से समझना। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। संभावी मतलब संभावना है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन जैसे गुजरात ले लो, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो ले लो, वहां पर हवा तेज गति से चलती है, लेकिन वहां पर क्या है कि
सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है कि संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं वहां पर, लेकिन सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। वहां पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। संसाधन तो है अपने पास, लेकिन उनका विकास न होने के कारण क्या हुआ, उनका विकास न होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। वो हो गया संभावी। विकसित भंडार, देखो विकसित, इससे आपको पता चल रहा होगा, विकसित भंडार वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो है विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि विकसित मतलब उनका जो है सर्वेक्षण किया जा चुका है, पता लगा लिया जा चुका है, उनकी मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है कि यहाँ पर कितनी मात्रा में जो है वो संसाधन है, ये किस मात्रा में है। खनिज जो है सोना मिल रहा है तो सोना किस मात्रा का है, कितनी गुणवत्ता का है, ये सब पता लगा लिया गया है। उसे क्या कहेंगे हम, विकसित भंडार कहेंगे। अब देखो अगला है संचित कोष। संचित कोष क्या होता है, संचित कोष होता है वह संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। संचित कोषों का जो उपयोग है ये किस में आते हैं, ये आते हैं भंडार का ही हिस्सा है। ये जो भंडार है, भंडार का ही हिस्सा क्या है, संचित कोष। तो इनका अभी जो उपयोग है वो प्रारंभ में नहीं हुआ है, और इनका उपयोग भविष्य में जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे क्या हुआ, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही किया हो रहा है। अब देखो संचित कोष का मतलब क्या हो गया कि भाई अभी तक इसका जो है आरंभ नहीं हुआ है। जैसे विद्युत बन रही है नदियों से, नदियों का जो पानी है उनसे विद्युत तो बन रही है, लेकिन इतनी थोड़ी बन रही है। तो उसको क्या है कि जो अपने आने वाली जो आगे की पीढ़ी है उसको स्थानांतरित करेंगे, तब तक क्या है ये विकसित हो जाएगा। भविष्य के जो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं भाइयों, अपना अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। देखो संसाधनों का विकास का मतलब क्या हो गया कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना। मतलब कौशल मतलब उनके व्यक्तित्व में सुधार, उनके गुण बढ़ाना। जी हाँ, संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए कि संसाधन बनाओ और उनके संसाधनों के महत्व के बारे में जानो, इसलिए लोगों के कौशल में सुधार करना, वो क्या हो गया, संसाधनों का विकास। दूसरी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, संसाधन संरक्षण। अब संरक्षण का मतलब क्या हो गया, बचाओ कैसे करोगे, हाँ उनका बचाव कैसे करोगे, संरक्षण कैसे करोगे संसाधनों का। तो देखो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब उन्हें उनका नवीकरण करना, ये क्या हो गया, संसाधन संरक्षण। कि संसाधनों का सतर्कतापूर्व उपयोग करो और उन्हें नवीकरण के लिए समय दो। अगला जो है सतत पोषणीय विकास, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, गौर से बोलो। सतत पोषणीय विकास हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। मतलब वह विकास किया जाए। आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। विकास ऐसे नहीं हो कि सारे जंगलों को काट दिया जाए, सारा पानी व्यर्थ बहा दिया जाए, उस प्रकार का कोई विकास सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। वह विकास जो पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हो वो होता है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद संसाधन नियोजन आपका एक टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वो आप लिख लीजिएगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण रूप से वितरण करना। अब नियोजन का मतलब क्या हुआ, संसाधन नियोजन कि संसाधन जो है अपने पास
उनका तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण रूप से वितरण करना। कि जो क्षेत्र है, मानो कोई क्षेत्र है जहां जल की आवश्यकता है और जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा ही वर्षा होती है, नदियां ही नदियां हैं, तो जो सूखा क्षेत्र है वहां जल की व्यवस्था करो, वहां बाढ़ वाले क्षेत्र में वहां मत करो। तो इसका मतलब हो गया कि संसाधनों की जहां जरूरत है वहां ही उसका वितरण कीजिए। इसका मतलब हो गया संसाधन नियोजन, की संसाधनों का विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण रूप से वितरण करना। आगे देखते हैं, आगे है भू संसाधन। देखो भू संसाधन क्या हो गया, भूमि, भू मतलब भूमि जो संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आप याद रखिएगा, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, भूमि जो है पृथ्वी, भूमि उसे हम माता का दर्जा देते हैं। भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमें अन्न देती है, हमें भोजन देती है। मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब जैव अजैव जो सभी प्रक्रियाएं हैं, भौतिक रासायनिक जो सभी हैं, वो कहाँ पर होती है, भूमि पर होती है। प्राकृतिक वनस्पति है, भूमि पर उगेगी। वन्य जीवन रहेगा, भूमि पर रहेगा। मानव जीवन होगा, भूमि पर। आर्थिक क्रियाएं होगी, भूमि पर ही होगी। परिवहन चलेगा, कहाँ चलेगी, बसें, रेलें, गाड़ियां, दो सब सड़कों पे चलेगी। सड़कें कहाँ पे बनेगी, भूमि पर बनेगी। संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। अब देखो भूमि का डिवाइड किस प्रकार किया गया है, वो देखिए, इंपॉर्टेंट है। भूमि संसाधन, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये 20 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी प्रकार सभी पाठों के हमारे यहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगली क्लास है वो कल आएगी, आप देख लीजिएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम भी आने वाली है। तो उससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही जोरदार हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। देखो मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र, ये भूमि है 100%, है कि नहीं, धरातल ये है। इसमें से 43% मैदान है। यदि आप इस प्रकार डायग्राम बना देते हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने पढ़ा है। हाँ, चाहे लिखोगे आपको याद कम है, लेकिन डायग्राम से समझा दोगे अच्छे से तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये 100% गारंटी है मेरी। तो 43% हो गए मैदान, 27% जो हैं वो पठार हैं और 30% जो हैं वो पर्वत हैं इस भूमि पर। यह है मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूं। आपके एक टॉपिक है भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, है कि नहीं, भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। देखो भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, दिमाग में सवाल होगा, आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये कि भू निम्नीकरण की ये परिभाषा है, आपको वहां लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले नियोजन डालो और उसकी परिभाषा लिखो, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार भूमि निम्नीकरण, देखो वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेत के अयोग्य बनती है, मतलब वहां खेती नहीं होती, उस भूमि पर बंजर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। अब देखो इसके जिम्मेदार तत्व क्या है कि भूमि निम्नीकरण जो है, निम्नीकरण वो किस कारण से होता है, तो उसके जिम्मेदार तत्व और उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, संरक्षण के उपाय। तो जिम्मेदार तत्व देखिए, खनन, अत्यधिक खनन हो जाता है, गड्ढे हो जाती है, खाने हो जाती है, तो वहां खेती होती है, आप भी सोचो नहीं होती। अति पशुचारण, यदि पशुओं को खुला छोड़ दिया जाए तो छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको पशु खा जाएंगे, तो वहां पर क्या है, धीरे धीरे मरुस्थल बन जाएगा, भूमि बंजर होती जाएगी। जलाक्रांतता, जलाक्रांतता का मतलब है वो क्षेत्र जहां पर हमेशा बाढ़ें आई रहती है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वैसे ही बह जाता है और अपरदन होता है, तो उसे कहते हैं जलाक्रांतता। चौथा ऑप्शन है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में भी, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो ही है प्रदूषण का। औद्योगिकरण से बहुत ही खतरनाक प्रदूषण होता है, चाहे वो जल में देख लो, चाहे वायु में देख लो,
चाहे आप भूमि में देख लो, चाहे किसी में भी देख लो, औद्योगिकरण एक ऐसा कारक है जो सबको प्रदूषित करता है। अब इसको उपाय, इसको कैसे रोका जाए, भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जाए, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। इसके उपाय मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप यही उपाय लिखिएगा। देखो, वनारोपण। वनारोपण का मतलब है पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या करो आप, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो पानी बहेगा, पानी बहेगा तो मृदा को नहीं काटेगा, तो इससे बंजर भूमि नहीं बनेगी। उसके बाद चारागाहों का उचित प्रबंधन करो कि ये डिवाइड कर दो भूमि की, भाई ये जो भूमि है उसमें पशु चरेंगे और ये जो भूमि है वो कृषि योग्य होगी। पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं की रखवाली करो, पेड़ों पौधों की, पशुओं को नियंत्रित रखो। खनन नियंत्रण, खनन का नियंत्रण रखो कि ज़्यादा मत खोदो, उस एरिया में मत खोदो जहाँ ज़्यादा ही उपज होती है। और नमी संरक्षण तथा खरपतवार नियंत्रण, जो खरपतवार हैं, अनावश्यक पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। और खरपतवार पर नियंत्रण करोगे तो क्या होगा कि जो भूमि है वो बंजर नहीं होगी, उपजाऊ रहेगी, फसल अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है मृदा संसाधन। देखो मृदा संसाधन, देखो मृदा संसाधन क्या है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसको क्या है, बदला जा सकता है कि बंजर भूमि है तो उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। मृदा जीवन तंत्र है और मृदा पौधों के विकास का माध्यम है। याद रखिएगा, मृदा जो है इंपॉर्टेंट है, भूमि भी इंपॉर्टेंट है, भूमि में क्या मृदा है तो इंपॉर्टेंट तो होएगी। मृदा पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ये हो गई मृदा संसाधन। अब मृदा देखिए, मृदा क्या होती है, जो ऊपरी जो संस्तर की मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। आप देखिएगा जो आपकी जो खेत की है उसकी जो ऊपरी मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। उसके बाद जो मृदा आती है वो बालूगाद, जो सिल्ट मृतिका है, वो थोड़ी बहुत अपशित चट्टानें आती हैं। उसके बाद अर्ध स्तरीय अपशित जो आधारी चट्टानें हैं वो आती है। उसके बाद अपक्षय रहित, मतलब अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। अपक्षय का मतलब अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन की जो क्रियाएं हैं उनसे रहित जो चट्टानें आती हैं सबसे नीचे। तो ये थे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन में आपको ये डायग्राम बनाना है जरूर। मृदा संसाधन का क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम बताया है कि भू संसाधन में कौन सा डायग्राम बनाना है, मृदा संसाधन में कौन सा डायग्राम बनाना है। देखो मृदाओं का वर्गीकरण कर दिया गया। मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो आपके दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कभी भी कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा और ये लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, ये मृदाओं के प्रकार हैं। इधर देखते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। आपका जो एक टॉपिक है मृदा अपर्दन और संरक्षण, तो मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपर्दन। इसके तत्व कौन कौन से हैं, मतलब मृदा अपर्दन जो होता है किनके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, हिमनद। आपको अगली कक्षा में जो है अपनी जो अगली कक्षा अब होएगी वो कौन सा चैप्टर होगा, वो सेकंड चैप्टर होगा। समकालीन भारत जो सेकंड है उसका सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है कि वनों का किस प्रकार संरक्षण किया जाता है। तो उसमें ये तथ्य भी मैं आपको बताऊंगा कि वायु, जल और हिमनद किस प्रकार मृदा अपर्दन करते हैं। उसके बाद देखो मृदा का जो संरक्षण है, अपर्दन हो गया, मृदा बंजर बन गई, तो उसका बंजर बनने से रोकने के लिए जो उसका संरक्षण किया जाए, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, उसका बचाव किस प्रकार से किया जाए। तो आप देखो उसका बचाव, देखो पहला जो टॉपिक है वृक्षारोपण, ये इंपॉर्टेंट है, संरक्षण के पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन इस जो पार्ट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला है वृक्षारोपण कर, सबके खेतों में जो है और हर जगह वृक्षारोपण करो, आप मेड़बंदी करो हर खेत के, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदारी खेती करो और फसलों के बीच में घास की पट्टी लगाओ जिससे कि अपर्दन ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो अपना अगले वाला जो लेसन है वो होगा वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो 10th क्लास NCERT सामाजिक विज्ञान है उसका सेकंड लेसन। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सभी बच्चों को लाभ पहुंचे इसीलिए आप वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। अब उठ जाइए, खड़े हो जाइए।